तो आज हम लोग क्लास 11th का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ामिनेशन में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो मैं हर दिन एक एक दो चैप्टर का जो है एक शॉर्ट समरी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं लगभग सारे एनसीईआरटी को कवर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तो एग्ज़ामिनेशन अब फाइनल एग्ज़ामिनेशन होने ही वाला है, तो आप सब लोगों का सिलेबस कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। तो इस सीरीज़ में जो भी चैप्टर आपको टफ़ लगता है वो आप इसमें कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जो चैप्टर आपका वीक है या जो आपको समझ में नहीं आया वो आप इससे देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में पहला चैप्टर जो मैं लेके आया हूँ वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। एक्चुअली होता क्या है कि सारे स्कूल में जो है चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और लास्ट तक जो है समय की कमी के कारण जो है कुछ चैप्टर जो लास्ट में जो बचे रह जाते हैं उसको बहुत तेज़ी में टीचर्स लोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैंने पीछे से ही शुरू किया है। अभी आज जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैट्स का पोर्शन हम लोग लेके आएंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसका धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर जो है हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं आपका, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिट शुरू करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिमिट्स में देखिए मैं सारा डेफिनेशन एक्चुअली मैं लिख के रखा हूँ कि मुझे लगा कि अब सामने में लिखने में क्या है ना कि काफ़ी समय जाएगा, ठीक है। तो मैं सारा डेफिनेशन में लिख दिया हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ बस आपको, ठीक है। जैसे लिमिट को सबसे पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है। हम लोगों ने एक फंक्शन कंसिडर किया है fx, ठीक है। लिखा हुआ है कि इफ़ fx गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ए फिक्स्ड वैल्यू m एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ए वैल्यू a, वी से दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू m। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो फंक्शन का वैल्यू जो है fx जो है, अगर ये m के करीब पहुंचने का कोशिश करेगा, जब x a के पास पहुंचने का कोशिश करेगा, तो उस एक्सप्रेशन को जो है हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू m लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 4, ठीक है। जैसे x 3 के नज़दीक पहुंचना शुरू करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे x 3 के नज़दीक पहुंचना शुरू करेगा, ये जो फंक्शन का जो वैल्यू है x + 4 ये 7 की ओर पहुंचना शुरू करेगा। अब देखो ना, x का वैल्यू आप यहाँ पे 3 रखने का कोशिश करो तो ये टोटल वैल्यू 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो लिमिट में एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें जो भी हमें आंसर्स मिलते हैं ना, ये वैल्यू जो मिला है हमें, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे वैल्यू 7 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6.99999 कुछ तो भी वैल्यू मिला होगा, जो कि इक्विवेलेंट टू हम लोग बोल सकते हैं 7 के बराबर है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 7.00001 मिला, तो ये भी नथिंग बट 7 के बराबर। तो लिमिट्स में जो है एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों का नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को जो है एक और तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर x जो है a के नज़दीक पहुँचना शुरू करेगा तो fx जो है m के नज़दीक पहुँचना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू m शो करते हैं, ठीक है। अब आप लोग का कहना यही होगा कि fx जो है m की तरफ तो यहाँ पे अभी टेंड कर रहा है, पहुँचा नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपने fx इक्वल टू m तो लिख दिया डायरेक्ट। तो लिमिट्स में मैंने आपको कहा कि लिमिट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, टेंडिंग वैल्यू ही मिलता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का पावर cot x, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू अब 0 डालो, ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cot 0 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो वैल्यू आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 का पावर इनफाइनाइट। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार 1 का पावर तो कुछ भी होने पे वैल्यू 1 ही होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से।
तो 1⁻∞ का वैल्यू तो 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो वैल्यू हमें मिलता है लिमिट से ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, ये अप्रोचिंग वैल्यू मिलता है। तो ये जो 1 है यहाँ पे, ये जो वैल्यू 1 आया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होगा। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता 1 तो फिर इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते थे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a, बार बार मैं ऊपर में मैंने लिखा है x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a। इसका मतलब होता है x इज अप्रोचिंग टू a या फिर x टेंडिंग टू a, दोनों भी बोल सकते हैं। हिंदी में मतलब क्या हुआ कि x a की तरफ जो है पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग नंबर लाइन में अगर डिनोट करें तो जैसे मान लो a का वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है, a का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 तक पहुँचने के मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक कि मैं राइट हैंड साइड से आऊँ 3 की तरफ, ठीक है। दूसरा मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँ 3 की तरफ, ठीक है। एज ए नॉर्मल कन्वेंशन हम लोग कोई भी वैल्यू के राइट साइड में जो है हम लोग ज़्यादा वैल्यूज़ लिखते हैं। मतलब अगर 3 के राइट साइड में अगर हम लोग कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 से बड़ा ही होगा। अगर 3 से छोटा, मतलब 3 के लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वो 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम 3 के एकदम करीब वैल्यू लिखना शुरू करें राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3 के जस्ट राइट में अगर कोई वैल्यू लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 3.00001। दिस इज़ नथिंग बट 3 के बराबर ही होगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा 3, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं 3 के बराबर वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो 2.99999 जो है, ये वैल्यू भी लगभग 3 के बराबर होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन लगभग 3 के बराबर होगा। तो 3 के ये वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 हम लोग नाम दिया हम लोगों ने। राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड ऑफ 3 हम लोगों ने नाम दिया। ठीक है, अगर इसको लिमिट से रिलेट किया जाए तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट ऑफ 3 लिख सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाला। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक फंक्शन मैंने लिया यहाँ पे, फंक्शन fx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो GIF का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पता है कि जो भी अंदर में वैल्यू रहता है इंटीजर वैल्यू सिर्फ बाहर आता है। तो अगर इस वैल्यू का अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, जैसे 3 के लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जैसे था यहाँ पे 4 से थोड़ा सा कम। तो 4 से थोड़ा सा कम अगर मुझे x लेना है तो मैं यहाँ पे 3.99999 वैल्यू ले सकता हूँ। और मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.999 जो है वो 3 होता है। ठीक है, अगर राइट हैंड लिमिट लूँ थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू 4 से, तो यहाँ पे हो सकता है x का वैल्यू मैं 4.001 ले लूँ। ठीक है, और मुझे पता है 4.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है वो 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 3 आया, राइट हैंड लिमिट जो है वो 4 आया। तो दोनों तो बराबर आया नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी राइट हैंड लिमिट के बराबर अगर नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा डिफिनेशन है लिमिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? द लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और एक फाइनाइट वैल्यू ले। इसी को जो है हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू लेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन था लिमिट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम लोग ज़्यादा डेफिनेशन नहीं, तो अभी मैं ग्राफ वगैरह से भी आप बताता आपको, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है मैंने मार्क करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे कि जो आपके NCERT के लिए ही ये वाला जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मेनली NCERT के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, मैक्सिमम। तो देखिए, पहला
जो फॉर्मूला है लिमिट का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 1 होता है, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इसको पलट भी दिया जाए, एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे x जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे अगर ज़ीरो रख दें तो साइन ज़ीरो क्या होता है 0, और x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो ये भी 0, मतलब ये कहीं ना कहीं 0/0 ऐसा फॉर्म दिख रहा है जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, मतलब साइन का एंगल x जो है ये भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है वो भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं उस लिमिट का वैल्यू 1 है। सिमिलरली tan x बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इसका वैल्यू भी 1 होता है। मतलब कि अगर x का वैल्यू यहाँ 0 रखे तो tan 0 0 और x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे तो 0, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म, जहाँ पे tan का जो एंगल है 0 की तरफ टेंड करना चाहिए और उसी के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, तब ये वैल्यू हम लोग 1 बोल सकते हैं। ठीक है, सेम कॉस के बदले यहाँ पे 0 रख दो तो 0/0 फॉर्म में हो रहा है ये, तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। एक अलजेब्राइक लिमिट भी है, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू एन ए टू द पावर n माइनस 1 होता है अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है तो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखो x का वैल्यू आप a रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a का पावर n माइनस a का पावर n 0 हो गया, यहाँ पे भी a रख दो तो a माइनस a 0 हो गया, मतलब ये 0/0 फॉर्म भी बन रहा है, इसका वैल्यू n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो आपके NCERT में अगर देखा जाए तो इतना फार्मूला काफ़ी है आपका लिमिट्स के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं। देखो फार्मूला तो और भी बहुत सारा है, लेकिन आपके फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 11th के NCERT को ध्यान में रखते हुए मैंने बस इतना ही फार्मूला लिखा है और इतना काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसमें क्या है कि लेट f and g be two functions such that limit x tending to a fx and limit x tending to a gx exist, मतलब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर दो फंक्शन का एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो लिमिट को हम अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, बस यही कहना है इसमें कहना चाह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा को हम लोगों ने अलग कर दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है यहाँ पे ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का लिमिट हम लोगों को निकालने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फाइनाइट वैल्यू होता है। ठीक है, ऑलरेडी एक फाइनाइट वैल्यू होता है, तो इसलिए लैम्डा को एज ए कांस्टेंट हम लोग लिमिट से बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ फंक्शन जो एक्स का जो फंक्शन है उस पर हम लोग जो है लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स के फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है एक्स टेंडिंग टू ए है, इसलिए एक्स पे हम लोग वैल्यू अप्लाई करेंगे, लैम्डा पे नहीं, लैम्डा को एज ए कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देंगे। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो लिमिट भी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिवीज़न में हो तो अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू अगर आ गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग 0 होने से बचते हैं। ठीक है, मतलब इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का शॉर्ट में अगर कहा जाए तो सिर्फ एक लाइन में हम लोग यही समझ सकते हैं कि लिमिट की ज़रूरत जहाँ जहाँ होगा लिमिट वहाँ पहुँच जाएगा सीधा। ठीक है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है टोटल हम लोगों को 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्लास 11th में मेनली बस ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और कुछ केसेस में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1-2 क्वेश्चन है बस। बाकी जो है आपका ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अभी 11th पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब बोलोगे कि यार इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब जो है कि फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा लिमिट का। अगर लिमिट का वैल्यू एक्स जहाँ टेंड कर रहा है वो वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू वो अटेंड नहीं करेगा, उसी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपको लगना चाहिए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो 0 आएगा, नहीं। मान लो इस इन्फिनिटी का वैल्यू मैंने 75 करोड़ रख दिया,
और इस इन्फिनिटी का वैल्यू मैंने 75 करोड़ 1 रख दिया। ठीक है, दोनों तो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन उसका जो डिफरेंस है ना वो फाइनाइट आ सकता है, इसलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब हुआ कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक फाइनाइट रिजल्ट इसका प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। सेम उसी टाइप से ये भी है कि जीरो इंटू इनफाइनाइट, आपको ऐसा लगेगा ये तो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। सो अगेन यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे ज़ीरो इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू है। एक्स जो है, जो मैंने ऊपर मैंने बताया कि जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ज़ीरो नहीं होगा। सेम यहाँ पे 1 मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया, इन ऑल दीज वैल्यूज़ ऑल वैल्यूज़ आर टेंडिंग टू, मतलब अप्रोचिंग वैल्यूज़ है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, अब जैसे कुछ और वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे 0/1 फॉर्म। तो 0/1 जो है इसका वैल्यू ज़ीरो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ज़ीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। उसके बाद जीरो नीचे में कुछ भी फाइनाइट वैल्यू रख दो, 1 2 3 4, उसका वैल्यू ज़ीरो होता है, ये भी डेफिनेट वैल्यू है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। समथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू ज़ीरो होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। समथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाई ज़ीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है कि नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखा जाए, देखो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो है, अब तुमको ये डाउट हो सकता है कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों नहीं है। आप खुद सोचो, इनफाइनाइट तो खुद बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो गया, उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट ही होगा। सेम उसी टाइप से बड़ा वैल्यू में और बड़ा वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है और भी बड़ा वैल्यू आएगा। सेम इसमें भी वही कहानी है। अब यहाँ पे देखो 0 इनफाइनाइट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ज़ीरो का वैल्यू कुछ भी रखो तो पावर में उसका वैल्यू ज़ीरो ही होता है। सेम यहीं पे 0 इंटू ज़ीरो जो है जिसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो ये सब क्या है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बस यही 7 वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना मतलब लिमिट्स में अगर देखा जाए तो थ्योरी बस इतना ही है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन घूमता रहता है जो हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा ऊपर कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर हो जाए और एक फाइनाइट वैल्यू ले। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते एक एक करके। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, एक आपके लिए छोड़ दूँगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना। ठीक है, कौन सा कर दो, 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, लिखा हुआ है लिमिट, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx वेयर fx इक्वल टू दिस एंड दिस। तो सबसे पहले ये दोनों लिमिट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो लाओ पहला लिमिट लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx। अब हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं, और जो वैल्यू आएगा वही उस लिमिट का वैल्यू होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बताया है कि जिधर टेंड कर रहा है उससे थोड़ा सा कम वैल्यू लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट fx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे 0 माइनस में हम लोग कौन सा वैल्यू ले यहाँ पे। तो यहाँ पे खुद देखो 0 के बराबर या फिर 0 से माइनस का वैल्यू 2x + 3 है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या ले लेना है, 2x + 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू 3 आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, सेम प्रोसीजर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + fx। तो जहाँ पे x जो है 0+ की तरफ टेंड कर रहा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो भाई वही फंक्शन, क्या आ जाएगा, 3 × x + 1। अगला काम x जहाँ है वहाँ पे 0 रखना, तो हो जाएगा 3 × 0 + 1 मतलब 3। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, सो लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट, लिमिट्स नहीं लिमिट लिखते हैं, लिमिट, सो एक सेकेंड, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया, पहले पार्ट का आंसर। दूसरा एक और लिमिट दिया हुआ है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1f(x), ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1f(x), सेम काम यहाँ पे भी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस f(x), ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पे x का जो रेंज दिया हुआ है ना, ये 0 पे मार्क किया हुआ है, 0 से, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे 1 पे निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक काम करो, एक इमेजनरी नंबर लाइन जो है मन में ही आप प्लॉट करो, या फिर बगल में कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा कि 0 के राइट हैंड साइड में 1 होगा, आप खुद सोचो कहाँ पे होगा। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा कि 0 के राइट हैंड साइड में होगा? हाँ हाँ है, हाँ। ठीक है, तो 0 के राइट हैंड साइड में ही 1 होगा, हम लोग को पता है राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 1 माइनस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 से थोड़ा सा कम यहाँ पे वैल्यू होगा। देखो 1 माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा कम वैल्यू ले लो, कि सर 1 से कम तो -1 भी होता है, तो ये वैल्यू नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1f(x) वाला सॉल्व कर रहे थे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1f(x) किया, 1 माइनस f(x), मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही हम लोगों ने अप्लाई किया तो 1 से कम वैल्यू, 1 से कम यहाँ कहीं लाई करेगा, लेकिन ये तो 0 से तो बड़ा ही हुआ ना, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला 3 इंटू x प्लस 1, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस होगा, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू है x का वो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 × 3 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + f(x), अगर इसका भी अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो 0 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, और 1 प्लस का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगा। तो 1 प्लस जब 1 के ही राइट साइड में है तो 1 से तो बड़ा ही वैल्यू लेगा, ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा वैल्यू, तो फिर से यही इसका जो फंक्शन होगा वह यही होगा 3 इंटू x प्लस 1। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 + 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स and its value is equal to क्या 6, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेम इसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 24 बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप बना लेना। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम क्वेश्चन है मॉडुलस का। यहाँ पे न्यूमरेटर में मॉडुलस का फंक्शन है, यहाँ पे न्यूमरेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम। इसको एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो 25 ट्राई करते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x), जहाँ पे f(x) का वैल्यू mod ऑफ x बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। पहला काम मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए, सिग्नम फंक्शन हो जाए, मॉडुलस फंक्शन हो जाए, वहाँ पे आपको लिमिट चेक करना ही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह में हम लोग हमेशा लिमिट चेक नहीं करते, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट
इसका क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। अब 0 माइनस पे क्या हम लोग वैल्यू लेंगे। देखो हम लोग को पता है मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो प्लस एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से कम वैल्यू कुछ तो भी हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, 0 से कम, 0 से कम, तो ये जो है नेगेटिव में खुलेगा ये मॉड। ठीक है, तो ऊपर वाले का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यू -1 हो गया। राइट हैंड लिमिट अगर अप्लाई किया जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स में जो वैल्यू है वो क्या होगा, आप खुद देख लो। यहाँ पे 0 प्लस में ये वाला जो मॉड है ये माइनस के साथ खुलेगा, सॉरी प्लस के साथ खुलेगा, तो ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये वैल्यू 1 होगा। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आंसर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज़ समझने का है कि यहाँ पे जो लिमिट का जो ये मॉडुलस फंक्शन जो है ना, मॉड ऑफ एक्स, उसका वैल्यू पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू जो है हम लोग कुछ पॉजिटिव रख रहे हैं, मतलब 0 या 0 से बड़ा रख रहे हैं, और उसका वैल्यू नेगेटिव एक्स आता है जब एक्स का वैल्यू जो है 0 से कम रख रहे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे माइनस के साथ खुलता है मॉड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप ट्राई करना। ठीक है, आगे ये 27 भी बहुत आसान है, इसमें भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस पे आप चेक करना, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 28 देखिए, 28 थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें क्या है लिखा है, सपोज एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, सम फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, 4 दिया हुआ है जब x का वैल्यू 1 हो, और b माइनस ए एक्स दिया हुआ है जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स का वैल्यू जो है f ऑफ 1 के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है मेरे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये दिया हुआ है f ऑफ 1 के बराबर। ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप क्या f फंक्शन दे के आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कर पा रहे हो क्या कि f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है। f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो फंक्शन है x का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 1 रख दिया है, उसी का हम लोगों ने f ऑफ 1 नाम दिया। आप खुद देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 4 है। चूँकि हम लोगों को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स निकालना है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा, और उसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 4, और 4 से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया करते हैं जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेंगे, अब खुद देखो 1 माइनस पे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस में, क्योंकि यहीं पर तो x का वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लिया a प्लस बी एक्स। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दिया, ये वैल्यू हो गया 1, तो a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी आया जो कि 4 के बराबर है। ठीक है, हम लोग ऐसे इक्वेट कर सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर है, और जिसका वैल्यू 4 के बराबर, मतलब इंडिविजुअली भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 4 के बराबर हुआ और राइट हैंड लिमिट भी 4 के बराबर हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आ गया। राइट हैंड लिमिट ज़रा देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, जहाँ पे x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, अब देखो फंक्शन में आइडेंटिफाई करो फंक्शन कौन सा होगा, 1 प्लस वाला, ये वाला वैल्यू होगा, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे वाला वैल्यू ले लेंगे b माइनस ए एक्स,
जहाँ पे x है वहाँ का वैल्यू 1 रख दो, तो b माइनस a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन भी है। सॉल्व कर लेते हैं आराम से, कर लेंगे, कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस a इज इक्वल टू 4। ऐड कर दो, ऐड करेंगे a और a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू देयरफॉर यहाँ पे a और b का ही वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू मेरा 0 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। लेट a1 a2 डॉट 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 an be फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। ठीक है, फॉर सम वैल्यूज a नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट कंप्यूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन हमको दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको लगाना है लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a1, और fx का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने वैल्यू रख दिया। अब आप देखो, जैसे ही आप x का वैल्यू a1 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी में रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जैसे ही आप x का वैल्यू a1 रखा आपने यहाँ पे, तो a1 माइनस a1 ये इस क्वांटिटी को 0 बना दिया, इस क्वांटिटी को 0 बना दिया, और 0 से फिर जितने टर्म भी मल्टीप्लाई हो क्या फ़र्क पड़ता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू a1 a2 डॉट 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 an के बराबर नहीं है, तो फिर इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, फंक्शन क्या दिया हुआ है, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। ठीक है, कुछ नहीं करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू a रख दो। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद बताओ। x का वैल्यू a रखा, a माइनस a1, यहाँ पे भी a रखो, a माइनस a2, फिर आगे टर्म हो जाएगा a माइनस a3 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस an। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे x है वहाँ पे आपको a1 रखना है, तो ये तो टोटल क्वांटिटी 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब बोल दिया है कि a का वैल्यू जो है a1 a2 डॉट 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 an के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल वर्ड में देखा जाए तो ये जो वैल्यू यहाँ पे इसने जो बोला है रखने के लिए, ये इसको 0 नहीं होने देना चाह रहा है, तो 0 नहीं होने देना चाह रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बस a वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले आगे देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ़ द फंक्शन fx सेटिस्फाई लिमिट दिस इक्वल टू पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिख दो फंक्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। हम लोगों ने लिमिट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लिमिट जहाँ जहाँ भी लिमिट का ज़रूरत होता है लिमिट पहुँच जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हम लोग अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 यहाँ पे लगा दूँ तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और 0 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 0। मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ बचा मेरे पास वो 0 बचा ना। ये टोटल वैल्यू 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। ठीक है, तो 0 इंटू पाई 0 ही हो गया। ठीक है, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 के बराबर हो गया, और ये हमें निकालना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकालना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 32, चलो 32 भी एक बता देते हैं। 32 में क्या करना है, एक सेकेंड, 32 यहाँ पे देखो एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है x लेस देन 0, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x ग्रेटर देन 1। तो फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ m एंड n, मतलब m और n के किस वैल्यू के लिए ये लिमिट और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का स्टेटमेंट टाइप का में कुछ कंडीशन वगैरह कुछ दिया हुआ रहे, या फिर मॉडुलस का फंक्शन रहे, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन रहे, तो हमें एक ही चीज़ वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, दोनों का। ठीक है, दोनों कंडीशन का। तो एक तो दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx, ठीक है, और एक दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 fx। ठीक है, इसका अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस fx पे वैल्यू क्या आएगा, अब बताओ ज़रा। 0 माइनस पे ये वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस n, उसका लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, n। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसका निकाले ज़रा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस fx। फिर से देखो 0 प्लस पे वैल्यू क्या है, 0 प्लस पे ये वाला वैल्यू है nx³ प्लस m, है ना, nx³ प्लस m। उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा m। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं। जीरो से कम mx स्क्वायर प्लस n, सॉरी 0 से ज़्यादा, अरे यार गलती हो गया ना, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है ये वाला, एक सेकेंड, 0 प्लस पे nx प्लस m वैल्यू लेगा ना, 0 प्लस पे वैल्यू ये वाला है nx प्लस m, ये वैल्यू nx प्लस m। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो तो ये वैल्यू 1 आएगा, m आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट n आ रहा है, राइट हैंड लिमिट m आ रहा है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट ही होगा। ठीक है, 1 पे चेक करते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस में कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये वाला बीच वाला, ये वाला वैल्यू। देखो ना यहाँ पे x का वैल्यू 1 या 1 से कम है, छोटा है, तो nx प्लस एम, nx प्लस एम, उसका x का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया, क्या आ जाएगा वैल्यू n प्लस एम। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस में ये वाला वैल्यू रखेंगे एन एक्स क्यू प्लस एम, एक्स का वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा वैल्यू एम, एन प्लस एम। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन डज दिस एंड दिस एग्जिस्ट। अच्छा, इन दोनों को एग्जिस्ट कराना ही कराना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तो ये कंडीशन पे लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको एग्जिस्ट कराना है। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर m और n का वैल्यू जो है बराबर होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या आएगा, ट्रू फॉर ऑल m एंड n। यहाँ m और n का वैल्यू कुछ भी रख लो, देखो m और n यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आ ही गया, तो इसका मतलब ये हर एक m और n वैल्यू के लिए जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी का। फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 होगा वैल्यू एफ एक्स का जब x 0 के बराबर हो, और एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो हमें a का वैल्यू निकालना है जब लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हमें a का जो है केसेस लेना पड़ेगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो पहला हम लोग लिख सकते हैं जब a का वैल्यू 0 हो जाए, दूसरा लिख सकते हैं जब a का वैल्यू 0 से कम हो, और तीसरा होगा जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो। ये तो 3 वैल्यूज हो सकता है a का। तो केस 1 अगर हम लोग लें, जब a का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, और पहला केस हम लोगों ने लिया है a का वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस लिमिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a का वैल्यू 0 लिखा है तो मतलब x टेंडिंग टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब 0 माइनस पे वैल्यू क्या है, आप देखो 0 माइनस पे वैल्यू मतलब 0 से थोड़ा सा कम, मॉड ऑफ x प्लस 1 में यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है, 0 माइनस अगर यहाँ अप्लाई किया, हमें पता है मॉड के अंदर अगर नेगेटिव साइन जाएगा मतलब नेगेटिव वैल्यू, 0 से कम वैल्यू, तो ये जो है माइनस साइन के साथ खुलता है। ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस 1 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 x का वैल्यू 0 रखने पे ये वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस पे वैल्यू क्या है, 0 प्लस पे ये वाला वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा रखा तो ये मॉड पॉजिटिव होकर खुलेगा, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया तो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ओ सॉरी ये वैल्यू माइनस है ना, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे वैल्यू माइनस है। हाँ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, और x का जगह 0 रख दिया तो 0 माइनस 1, ये वैल्यू माइनस 1 होगा, मतलब लिमिट
नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है। ठीक है, ये केस पहला हो गया। मतलब जब ए का वैल्यू हम लोगों ने 0 लिखा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। क्या? जब केस 2 लेते हैं, जब ए का वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब 0 से कम हो। तो ए का वैल्यू 0 से कम हो, मतलब 0 कहीं यहाँ होगा और ए कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो ए का वैल्यू 0 से कम हुआ। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस में मतलब सोच लो जो यहाँ पे कोई वैल्यू होगा। ठीक है, जो कि 0 से तो कम ही है। जब a से थोड़ा सा वैल्यू कम है तो 0 से तो कम ही होगा। तो 0 से कम वाला वैल्यू कौन है? mod ऑफ x प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a से थोड़ा सा कम वैल्यू डाल रहा है, यहाँ पे हम लोग a से थोड़ा सा छोटा वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहीं वैल्यू हो गया। तो जो अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं इस वाले मॉड पे, तो 0 से तो ऑलरेडी कम ही है, और 0 से कम है इसका मतलब नेगेटिव साइन हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। हमें पता है कि मॉड के अंदर जब जैसे ही नेगेटिव साइन डालते हैं ये माइनस साइन के साथ खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू डाल दो तो ये माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर राइट हैंड लिमिट अगर देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। अब a से ज़्यादा वैल्यू, मतलब यहाँ पे कहीं लाइव हो रहा होगा। मैंने पहले ही कहा है कि a प्लस और a माइनस का मतलब क्या होता है? उससे थोड़ा सा ज़्यादा, a से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू और a से थोड़ा सा कम वैल्यू लेना है। अब एक a प्लस का मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेंगे, नहीं, जस्ट बाद वाला। तो ये भी वैल्यू जो है 0 से कम ही है। तो 0 से कम वाला फंक्शन कौन है? ये वाला। तो ये वाला फंक्शन हम लोग लेंगे यहाँ पे mod ऑफ x प्लस 1, mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? a प्लस 1। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस, अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस के साथ खुलेगा ना यार, एक सेकेंड। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, वो ये तो 0 से कम ही है। तो 0 से छोटा वाला वैल्यू मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। 0 से छोटा वाला ये वैल्यू लिया तो mod ऑफ x प्लस 1 ले लिया, और ये नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि 0 से पीछे का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, 0 से कम का। तो ये माइनस साइन के साथ ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये माइनस x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे a रख दो तो माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगा फॉर a लेस देन 0। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा a लेस देन 0 के लिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गया। ठीक है, ये दूसरा केस। तीसरा केस कंसिडर करते हैं, जब केस 3 में जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पे कहीं a होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, तो अब खुद बताओ कि a से थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पे वैल्यू होगा, तो ये तो 0 से बड़ा ही है, मतलब 0 से बड़ा वाला वैल्यू लेना है हमको, x ग्रेटर देन 0 वाला, ये वाला वैल्यू लेंगे, mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब a माइनस मतलब यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, a माइनस का इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। देखो 0 से राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो mod क्या होगा? पॉजिटिव से खुलेगा। mod जो है पॉजिटिव से खुलेगा। उसके बाद x का वैल्यू a रख दो तो a माइनस 1। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx।
अब ए प्लस कहाँ पे लाई करेगा, अब खुद बताओ, ए प्लस यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, जो जीरो से बड़ा ही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हम मॉड के अंदर डाल रहे हैं। सबसे पहले ए प्लस मतलब यहाँ पे कहीं वैल्यू है, ठीक है, तो जीरो से बड़ा है एक्स, जीरो से बड़ा एक्स कहाँ पे है, देखना ये वाला वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लिखा हमने सबसे पहले, ठीक है। और चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव एक्स के साथ ही खुलेगा, एक्स के बदले ज़ीरो डाल दिया, ए माइनस वन, मतलब लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, फाइनल आंसर नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर में या इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट्स फॉर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट्स फॉर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे देखो ए इक्वल टू ज़ीरो पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब हम लोग जो है जितने इस टाइप के क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगभग एनसीईआरटी के कर लिए, ठीक है, वो जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग लिमिट से क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1 के, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना, मैंने पहले ही बताया था, जैसे एक ये लीनियर फंक्शन है, ये हमें हर बार लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे देखो x का वैल्यू 3 है, x टेंडिंग टू 3, अगर डायरेक्ट x के बदले अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं और एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए हमको, तो हमें लिमिट आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, x प्लस 3 है, अगर x की जगह 3 रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, ये फाइनाइट वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू 6 ही हो गया, ठीक है। कोई सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई x माइनस पाई 22/7। अब बहुत बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ हम लोग पाई रख देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है पाई माइनस 22/7, और हम लोग को पता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो वैल्यू 0 हम लोग आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वो सही बात है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसका वैल्यू जो है पाई माइनस 22/7, बस इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं आता जो हम लोग यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिमिट आर टेंडिंग टू 1 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 रख दें तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, पाई हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 को छोड़ के सारे क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट अब x का वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो, डायरेक्ट रख दो यहाँ पे x का वैल्यू -1, तो एक फाइनाइट वैल्यू आता हुआ आपको नज़र आएगा, तो जो फाइनाइट वैल्यू आ गया वही आंसर हो जाएगा लिमिट का। लेकिन 6 क्वेश्चन में आप देखिए, 6 क्वेश्चन में x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर यहाँ पे हम लोगों ने x के बदले 0 रख दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम लोगों ने आगे पढ़ा है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म वैसा फॉर्म होता है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू a xn माइनस ए एन डिवाइडेड बाई x माइनस ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है, n a टू द पावर n माइनस 1, एक सेकेंड, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला जो है हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा जो है ढंग से थोड़ा लिख दें इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 लिख सकते हैं, 1 का पावर तो कुछ भी दे दो 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1
माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो 1 और 1 आपस में कैंसिल होने के बाद x ही बचेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1। ठीक है, तो अगर इस वाले को अगर इससे कंपेयर करें तो देखो तो क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। देखो x का वैल्यू 0 डालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x का वैल्यू अगर 0 डाल दिया तो 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ पे भी x का वैल्यू अगर a डाल दिया तो a का पावर n माइनस a का पावर n 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 0 डाल दिया तो 0, मतलब 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी बन रहा है, 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिखना ज़रा, क्या लिखेंगे हम लोग, इसे कंपेयर करेंगे तो a का पावर n है यहाँ पे a का पावर 5 है, मतलब एक a यहाँ पे 1 है, तो n a टू द पावर n माइनस 1 वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 का पावर 4, इसका मतलब 5 ही वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन करते हैं लिमिट पे। अब यहाँ पे देखिए, इन सारे क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो है लिमिट में पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि x जिधर टेंड कर रहा है ना, वो वैल्यू हम लोग सबसे पहले उस पर रख के देखते हैं। x का वैल्यू 2 टेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखो, जहाँ जहाँ 2 है, तो अगर रखेंगे x का वैल्यू 2 तो क्या आएगा ज़रा देखना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 12 हो गया, माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, ऊपर देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नीचे जो है, नीचे अगर x का वैल्यू अगर 2 रख दें तो ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, मतलब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 ना, 5 6 30 माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से, x माइनस 2 फिर से कॉमन आ गया, और 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। अरे यार ये x माइनस 5 कहाँ, x माइनस 2 है ना ये, x माइनस 2 है, सॉरी। ठीक है, अब आप खुद देखो कि जिस टर्म के कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इस टर्म के कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, ये टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो जो डिनोमिनेटर के कारण जो 0 हो रहा था वो हट गया डिनोमिनेटर से। अब डायरेक्ट हम लोग जो है x का वैल्यू 2 रख सकते हैं यहाँ पे, रखो ज़रा, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 5 11 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, सेम उसी टाइप से ये भी बना लेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे रखो, 3 का वैल्यू अगर हम लोगों ने रखा, 3 का वैल्यू, x का वैल्यू 3 रखा, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का पावर 4 81 ही होता है, मतलब न्यूमरेटर में 0 बनता हुआ दिख रहा है। 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 15 माइनस 3, ये भी 0 होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये भी 0/0 फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 0/0 फॉर्म का है, मतलब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो करेंगे वो हमें 6
और 1 करना पड़ेगा, है ना। 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ऊपर में तोड़ दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर वाले को x² प्लस 9 रखा, और x² माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 3², मतलब इसको भी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, किसको, इस वाले को, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ गया और 2x प्लस 1 आ गया कॉमन। यहाँ से देखो कैंसिल हो गया x माइनस 3 और x माइनस 3, मतलब जिस टर्म के कारण मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था वो टर्म ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 3 2 6 और 1 7, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे ही x का वैल्यू 0 रखा हम लोगों ने, क्या आ जाएगा वैल्यू 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1, ये वैल्यू b आ रहा है, तो b तो फाइनाइट वैल्यू ही है। ठीक है, हमें आगे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये आंसर होगा। जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर अनडिफाइंड फॉर्म जो है ना आ जाए लिमिट में, तब तक हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, z का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z का पावर 1/6 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, डिवाइडेड बाई z का पावर 1/6 माइनस 1 का पावर 1/6, लिमिट z टेंडिंग टू 1 लिख सकते हैं। क्यों, फार्मूला बनाने के लिए xn माइनस an डिवाइडेड बाई a, ये वाला फार्मूला बनाने के लिए, इस पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, ये काम किया हम लोगों ने, तो वो फार्मूला बनाने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, z का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 कर दिया मैंने। न्यूमरेटर को अभी एडजस्ट किया है, डिनोमिनेटर में z का पावर 1/6 माइनस 1 का पावर 1/6, यहाँ पे भी एक काम किया मैंने, z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखो z माइनस 1 और z माइनस 1, ये z माइनस 1 और z माइनस 1 आपस में तो कैंसिल हो ही जाएगा, और वापस में यही सेम फंक्शन बचेगा जो यहाँ पे है ना। इसलिए हम लोग एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि z माइनस 1 से जो है हम लोगों ने दोनों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होगा वो तो ज़ीरो ही है ना, दोनों कैंसिल होके ओरिजिनल एक्सप्रेशन यही बचेगा, तो हम लोग कर सकते हैं डिवाइड। तो इसको अलग से हम लोगों को लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, n a टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका अलग से करना पड़ेगा अप्लाई, n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है नहीं, ये तो 1 ही हो गया क्योंकि 1 का पावर पे है, ये भी 1 ही हो गया, तो हम लोग पास बचा क्या, वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू 2 हो गया, वैल्यू 2 बच गया मेरा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि z का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें अगर x का वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा वैल्यू, ज़रा देखना, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी अगर रख दी x का वैल्यू 1, c प्लस b प्लस a, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों वापस कैंसिल होके वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और 1 फाइनाइट वैल्यू है, सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है नहीं, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या है कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है ना एलसीएम वगैरह लेकर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, इस फॉर्म में पहले इसको चेंज करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में 2x कॉमन लिया मैंने, तो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2, जो बचा वो मैंने लिख दिया, फिर 2 प्लस एक्स
डिवाइडेड बाई 2x, और इसी के साथ जो है वैल्यू आ जाएगा x+2। ठीक है, अब ये खुद देखो कि x+2 और x+2 तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो मेरे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये रिड्यूस होके 1/2x पे आ गया जब लिमिट x टेंडिंग टू -2 हो। अभी तो मैंने लिमिट अप्लाई किया भी नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, बस ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 1/2 × -2, ये -1/4, ये फाइनाइट वैल्यू है, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैंने सबसे शुरू में ही एक फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही x का वैल्यू हम लोगों ने 0 लगाया है, 0 मतलब एंगल को, साइन का जो एंगल है x, एंगल जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और नीचे जो x है ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तब ये वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखना ज़रा। ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax बाई bx। अगर इसको हमको इससे अप्लाई करें, मतलब कंपेयर करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन के साथ मल्टीप्लाई है एंगल, वही चीज़ नीचे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि साइन के साथ एंगल ax है लेकिन नीचे bx है, तो एक काम करते हैं, नीचे भी ax बना लेते हैं, नीचे भी ax बना लो। अब घर का खेती तो है नहीं कि जो मन चाहे डिवाइड कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ax से। ठीक है, और जो bx जो है ऑलरेडी उसको मैंने छेड़ा भी नहीं है, वो bx ज्यों का त्यों रखा हुआ है। लेकिन इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है ये 1 बनता हुआ दिख रहा है मुझे। क्यों बनता हुआ दिख रहा है, अब देखो x का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, x का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, एंगल 0 बनता हुआ दिख रहा है, 0 × a 0 ही हो गया, और डिवाइडेड बाई जो है वो भी देखो a × 0 0 हो रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में ये बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x और x यहाँ से और कैंसिल होगा, फाइनली जो मेरा वैल्यू बचेगा वो सिर्फ a/b ही बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, साइन ax, नीचे में क्या चाहिए, ax चाहिए, दे दो और मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय साइन bx है। नीचे में क्या चाहिए, bx चाहिए सर, तो bx दे दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, x और x कैंसिल, बचा क्या, a/b। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी होगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, a/b बच गया सिर्फ। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ समझने का है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x जो है वो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे देखो, अगर एंगल, यहाँ पे अगर हम एंगल रखें x का वैल्यू पाई, यहाँ पे अगर रखें पाई, तो साइन पाई माइनस पाई, मतलब 0 की तरफ एंगल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर रख दें पाई, तो ये भी पाई माइनस पाई 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, जो चीज़ एंगल में है वही चीज़ नीचे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और इंटू 1/पाई जो है जो का तो छोड़ दिया मैंने, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और ये बच क्या गया 1/पाई, तो वैल्यू सिर्फ 1/पाई ही हो गया सिर्फ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है बनाने में, तो देखो एक और तरीका है इसका बनाने का, मेथड 2 इसका एक और है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि अलग से मुझे दिख नहीं रहा है कि ये
मतलब पाई माइनस एक्स का क्या करो, तो पाई माइनस एक्स को आप कुछ मान लो, लेट पाई माइनस एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने टी फंक्शन माना है ना, तो ये जो एक्स है ना, इसको मुझे टी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इफ़ एक्स टेंडिंग टू पाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स जो है पाई की तरफ ही टेंड कर रहा है। देन टी टेंडिंग टू क्या, अगर एक्स जो है, अगर एक्स पाई के करीब जा रहा है, तो x जो है पाई के करीब, मतलब x जो है पाई के करीब जा रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर पाई रखेंगे, तो पाई माइनस पाई, तो t किसके मतलब करीब जाएगा, 0 के। ये समझ आया क्या? पाई माइनस एक्स को मैंने t माना, अगर x का वैल्यू पाई रख दूँ मैं यहाँ पे, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई रख दूँ, तो पाई माइनस पाई कहीं ना कहीं 0 होगा, तो t का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो ये जो लिमिट दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा किस में, लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस एक्स को मैंने क्या माना है, t डिवाइडेड बाई पाई को मैंने छेड़ा नहीं है, और डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स को क्या माना है मैंने, t, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है साइन t अपॉन t, इसका वैल्यू क्या होता है 1, इस वाले फॉर्मूला से, है ना। ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला से, इससे और इसको कंपेयर कर लीजिए, क्या अंतर है, कुछ नहीं, सेम ही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बाई पाई एंड इंटू 1, मतलब वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 1 बाई पाई। ये आंसर हो गया, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू, पहला काम एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख के देखना, तो कॉस 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और पाई, ये तो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, 1 अपॉन पाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं। अब देखो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, मैं अब क्या बच गया फंक्शन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x, ये बच गया मेरा। हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस cos 2x का 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो एंगल रहता है ना, उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो गया। तो उसी तरह से अगर 1 माइनस cos x अगर लिखना चाहूँ मैं, तो ये 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं उठा के यहाँ लिखता हूँ, 1 माइनस cos 2x की जगह लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। ये बार बार मैं लिखता नहीं हूँ, फालतू का टाइम होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जब फाइनल जब लिमिट अप्लाई करने का रहेगा तो आप समझ लेना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ही वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्ट करने की बारी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू एडजस्ट हो गया 1 की तरफ, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, एंगल भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और नीचे जो है डिनोमीटर ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये वैल्यू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब डिनोमीटर को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है लिमिट का, कि लिमिट का ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ता है लिमिट वहाँ वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ा है लिमिट का, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड किससे करेंगे, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू टोटल 1 हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 उछल के ऊपर चला जाएगा, ख़त्म, एक ही बार में आंसर आ गया। ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू भी 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
सिर्फ 1/4 बच गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स। अब इसमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। कुछ छूट गया क्या क्वेश्चन? नहीं करते वाले, ये पेज क्यों खाली है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये यही हम लोग फार्मूला जो है अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी साइन एक्स का फंक्शन है, तब हमें पता है कि एंगल के नीचे वही टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए, तो एडजस्ट करना पड़ेगा उसी टाइप से। कैसे करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, डिवाइड बाई एक्स थ्रू आउट। तो क्या बच जाएगा, देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये समझ आया ना। सबसे पहले अगर एक स्टेप और लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर अभी समझ में नहीं आया तो, कि ये चीज़ न्यूमरेटर में था, डिवाइड बाई एक्स कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बाई एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से भी x और x कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया मेरा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई b साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। मुझे पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 डालेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो a प्लस cos 0 का वैल्यू 1, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये तो 1 ही हो गया, तो 1 इंटू बी हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, 19 नंबर यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, सेक एक्स को बदल दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने लिमिट अप्लाई किया, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे 0 रखा, ये कितना हो जाएगा, x के बदले 0 रखा तो 0 इंटू 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब 0 अपॉन 1, 0 अपॉन फाइनाइट वैल्यू 0 ही होता है आंसर, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आगे। ठीक है, 0 जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखो, जो सेम जो मैंने ऊपर कराया ना, ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले डिवाइडेड बाई एक्स थ्रू आउट। अब एक्स से डिवाइड करेगा, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन ए एक्स बाई एक्स प्लस बी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स बाई एक्स प्लस साइन बी एक्स बाई एक्स। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए जो यहाँ पे न्यूमरेटर में वही चीज़ मुझे नीचे चाहिए, तो a इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जो साइन ऊपर है b, यहाँ पे भी नीचे भी चाहिए, तो b इंटू बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ से x और x कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू बी, कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, कैंसिल हो गया दोनों, वैल्यू 1। ठीक है, दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, पहले x का वैल्यू यहाँ 0 रखो दोनों जगह, क्या आएगा वैल्यू। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको चेंज कर लो, 1 अपॉन साइन एक्स कर दो, और कॉट एक्स को 1 अपॉन टेन एक्स कर दो, और वैल्यू रखो 0, तो 1 अपॉन साइन 0
माइनस 1/tan0 क्या आएगा वैल्यू, साइन 0 0 हो गया, मतलब 1/0 माइनस tan0 भी 0 है तो 1/0, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा इट इज़ वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, cosec x माइनस कॉट एक्स को। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज कर लेते, 1/sin x माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। लिमिट समझ लेना, ठीक है, कि नीचे है विराजमान, बार बार नहीं लिखूंगा, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके कि साइन 2x का जो फॉर्मूला है ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। यहाँ पे जो एंगल है ये आधा हो जाता है, आधा हाफ हो जाता है, तो अगर मैं साइन x का अगर वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब एडजस्ट कैसे होगा, देखो मुझे पता है कि यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 विराजमान है। यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूँ तो cos 0 1 होता है, तो इसको तो छेड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। मेन जो मेरा 0/0 फॉर्म बना रहा है वो ये दोनों टर्म बना रहा है, ये और ये, तो अलग अलग एडजस्ट कर देते हैं इसको। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया। यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है तो नीचे में एक एक्स दिया, ऊपर में एक एक्स दिया, ये भी एडजस्ट हो गया। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x बाई 4 बचेगा सिर्फ। ठीक है, x बाई 4 बचा और x का वैल्यू 0 रख दिया तो 0/4 मतलब वैल्यू 0। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब आ जाओ यहाँ पे tan x। अब tan x का फंक्शन आया, tan x में का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, एक फॉर्मूला tan x पे भी पढ़ा है हम लोगों ने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होता है। सेम साइन की तरह ही है, एंगल 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग जैसा ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ अलग है, न्यूमरेटर में अलग है, तो जो अलग सा दिख रहा है उसी को कुछ मान लो। लेट मैंने मान लिया x माइनस पाई बाई 2 का t, फिर वही काम हमें x को t के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर x जो है पाई बाई 2 के करीब पहुँचेगा तो t कहाँ पहुँचेगा 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही x का वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 के करीब रखेंगे, यहाँ पे रखो पाई बाई 2, यहाँ पे वैल्यू, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 tan 2, और x के बदले क्या होगा यहाँ पे t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू यहाँ से x बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना पाई बाई 2 प्लस टी, वही चीज़ किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था x माइनस पाई बाई 2, तो जो t हम लोगों ने माना है। अब एक काम करो, 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan 2t प्लस 2 पाई बाई 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पाई से ये 2 से 2 कट गया, डिवाइडेड बाई t अभी भी नीचे है, लिमिट t टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2t प्लस पाई बचा, या फिर हम लोग इसको पाई प्लस 2t लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई t। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, सॉरी tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। ठीक है, tan 2t होता है। ठीक है, और नीचे में जो है डिनोमिनेटर में t बचा,
लेकिन जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास, हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए जो कि एंगल में है। तो एडजस्ट करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 वैल्यू 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट के जितने सारे क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग डेरिवेटिव शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या कंटिन्यूएशन में ही शुरू करेंगे। तो लगभग मुझे लगता है कि जितना भी मैंने करा दिया, लगभग आपको पूरा NCERT में जितने क्वेश्चन थे मोटा मोटी सारा मैंने करा दिया है, ठीक है। कुछ कुछ ही छोड़ा है आपके लिए होमवर्क के लिए, तो ये एक बार कर लेना, ठीक है। आप बोलोगे तो फिर मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ये, ठीक है। तो लिमिट सारा हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव शुरू करेंगे। ये भी, इसका भी मैंने सारा चीज़ लिख के रखा है, फार्मूला वगैरह, बस NCERT का सारा क्वेश्चन वगैरह जो है मार्क करके रखा है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे तो आपका एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये चैप्टर कन्फ्यूजिंग लगता है, इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले यही चीज़ शुरू किया जाए और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। हफ्ता 10 दिन में सारा सिलेबस जो है क्लास 11th का ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।